पीपीटी मैंने शेयर किया हुआ दिख रहा है सबको? नहीं सर, हाँ सर दिख गया। एक मिनट रुक जाओ। दिख गया सर। एक मिनट, यहाँ पे थे हम। एक मिनट, यहाँ तक यहीं पे मैंने यहाँ तक मैंने बताया था डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। ठीक है, हेलो, आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ सर। देखिए इसमें जो है द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी स्टेट दैट एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी here alternating flux can be resolved into two components having magnitude half of the maximum magnitude of the alternating quantity and both these components rotating in opposite direction। ठीक है ना? प्रीवियस लेक्चर में मैं जो है बताया था कि किसी भी साइनूसाइडल अगर क्वांटिटी को जो है अगर एनालाइज करना है तो उसको जो है उसका रिजोल्यूशन करेंगे, दो वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे, दो वेक्टर में जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो दो वेक्टर में रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो अगर सपोज जो है किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है अगर 1 है तो जब हम वेक्टर में स्प्लिट करेंगे इसको तो इसका मैग्नीट्यूड जो है हाफ हो जाएगा। ठीक है ना? हाफ मैग्नीट्यूड फॉर द वेक्टर ए एंड हाफ मैग्नीट्यूड फॉर द वेक्टर बी। अब यहाँ पे जो है नॉर्मली अगर हम वेक्टर रोटेशन की बात करें तो इसमें जो है ये एरो मैं जो दिखाया हुआ हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और रिजल्टेंट फ्लक्स जो है फाइम है। ठीक है ना? तो सिंपली जो है 1/2 फाइम प्लस 1/2 फाइम को जो है अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो सीधे सीधे जो है हमारा 1 फाइम हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे सीधे सीधे मैग्नीट्यूड जो है हमने दिखाया हुआ है। ठीक है ना? पहले वाले डायग्राम में सिंपली जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया गया है। मैग्नीट्यूड में जो है जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है अगर साइनोसाइडल क्वांटिटी के अंदर जो एम्पलीट्यूड हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर उसको वेक्टर के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, जैसे सपोज यहाँ पे हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी में स्प्लिट किया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है सीधे सीधे 1/2 हो जाएगा। तो वेक्टर ए के लिए जो है इसका मैग्नीट्यूड 1/2 हो जाएगा, वेक्टर बी के लिए 1/2 हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट बात करें तो फाइम हो जाएगा, मतलब फाइम/2 जो है वेक्टर ए के लिए होगा, फाइम/2 जो है वेक्टर बी के लिए होगा। ठीक है ना? यहाँ पे जो है दोनों वेक्टर जो है सेम फेज में है, इसमें कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सेकंड वाले डायग्राम में जो रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा फाइम है और ये जो है हमारा फाइम/2 है और ये फाइम/2, यानी कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है सेम ही होगा लेकिन हाफ होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का। और अब इसमें क्या हो रहा है कि वेक्टर बी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, वेक्टर ए जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है ना? तो अब क्या होगा, इसका जब रोटेट कर रहा है तो इसका पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा। सपोज जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों वेक्टर जो है सेम फेज में होंगे, फिर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो है जो ये टोटल एंगल फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री हो रहा है, लेकिन रिजल्टेंट के रेफरेंस में अगर हम चेक करते हैं तो ये 30 डिग्री यहाँ से होगा और 30 डिग्री ये होगा। ठीक है ना? सिमिलरली फिर इसके बाद में वेक्टर ए जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो है यहाँ पे जो फेज डिस्प्लेसमेंट है सीधे सीधे 180 डिग्री का है। समझ में आ रहा है ना? हेलो शैलिश, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए यहाँ हाँ पे सर। वेक्टर ए है और वेक्टर बी ये है, क्योंकि एयर गैप के अंदर जो है जो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या फ्लक्स होता है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। ठीक है ना?
तो यहाँ पे जो साइनोसाइडल फ्लक्स हमने कंसीडर किया हुआ है, तो इसको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जो है दो वेक्टर में हमने स्प्लिट कर दिया है। एक जो है फॉरवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो अगर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जो है इसका पोजीशन अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हमने दिखाया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है सेम फेज में है। फिर इसके बाद में वेक्टर ए जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और वेक्टर बी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो नेक्स्ट जो पोजीशन है, रिजल्टेंट फ्लक्स फाई एम से 30 डिग्री पे है और ए और बी के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है 60 डिग्री है। अब सिमिलरली जो है अब वेक्टर ए फिर से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वेक्टर बी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नेक्स्ट जो पोजीशन होगा वो 180 डिग्री का होगा, अपोजिट टू 180 डिग्री। देखिए वेक्टर यहाँ पे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है, वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड जो है फाई एम बाई 2 है और वेक्टर बी का जो है जो मैग्नीट्यूड है फाई एम बाई 2 है। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। अब नेक्स्ट टाइम पीरियड पे क्या होगा कि हमारा जो है वेक्टर ए, ये जो है ओरिजिनल जो रिजल्टेंट फ्लक्स फाई एम से जो है ये टोटल ये 90 डिग्री और ये जो है 30 प्लस 90 120 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और ये जो है यहाँ से माइनस 120 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स जो है हमारा फाई एम है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है फाई एम बाई 2 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है फाई एम बाई 2 है। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो है हर टाइम पीरियड पे और अलग अलग एंगल पे जो है सेम है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगेन जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो जो है 0 है, मतलब सेम फेज में है। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डबल रिवॉल्विंग थियरी। अब डबल रिवॉल्विंग थियरी के अंदर जो है जो हमारा साइनोसाइडल क्वांटिटी है उसको दो वेक्टर में जो है हम स्प्लिट करके उसका एनालिसिस करेंगे, उसके रोटेशन या अलग अलग टाइम पे जो है उसके पोजीशन को जो है फाइंड आउट करते हैं। दिस कंसेप्ट इज नोन एज डबल रिवॉल्विंग थियरी। डबल रिवॉल्विंग थियरी इज यूज्ड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो है यूज किया जाता है। अब इस चीज को जो है अपने लैंग्वेज में लिख लो ताकि जो है किसी तरह का दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। यहाँ पे कल जो है कुछ डाउट था, ठीक है रमन? हाँ सर। रमन कल पूछ रहे थे ना आपकी सर ये जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम फेज में क्यों है और इधर क्यों है? क्योंकि ये जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसका पोजीशन। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम होगा, रिजल्टेंट भी सेम होगा, वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन चेंज क्या होगा? चेंज जो है इसका रोटेशन चेंज होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना? वेक्टर ए का जो एंगल फॉर्म कर रहा है रिजल्टेंट से, सॉरी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ये जो है इसका पोजीशन ये रोटेट करता रहेगा। ये जो है ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? जो हमारा एयर गैप होता है स्टेटर कोर और रोटर कोर के बीच में, जो एयर गैप होता है उसके अंदर इस तरह से जो है वेव फॉर्म जनरेट होते हैं अगर अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। रमन? नो सर। टोटल 3 डायग्राम है, इनको जो है अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो। अगर कोई दिक्कत है तो अभी फटाफट पूछो, डाउट है तो। कल मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। सहेली? सर जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ये मैग्नेट, हाँ ये रोटेट ही तो कर रहा है। हाँ रोटेट कर रहा है। ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है। पहले वाले में जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है सेम फेज में है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो है फाई एम है। ठीक है ना? दूसरे वाले केस में जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो है जो डिस्प्लेसमेंट है वो 60 डिग्री का है। अगर रिजल्टेंट से बात करें तो जो है 30 डिग्री का है। तो नेट जो रिजल्टेंट फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है फाई एम हो रहा है। लेकिन तीसरे वाले डायग्राम में क्या हो रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे जो फाई एम है इसका नेट जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो 0 हो गया है। समझ में आ रहा है?
फिर नेक्स्ट पोजीशन पे जो है फिर से फाइम हो गया रिजल्टेंट फ्लक्स जो है, और नेक्स्ट जैसे ही दोनों सेम हो गया यहाँ पे फिर से फाइम हो गया, और सिमिलरली यहाँ पे ये और ये डायग्राम जो है, अब ये क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे जो है वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, और ये वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है। तो अब जो है वेक्टर बी यहाँ पे इसका शिफ्टिंग हो रहा है, और यहाँ पे वेक्टर ए है, तब भी जो है इसका रिजल्टेंट जो है फाइम है, और ये वेक्टर बी का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है हमारा फाइम बाई 2 है, और इसका भी फाइम बाई 2 है। तो ये 120 डिग्री जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उस 120 डिग्री जिस तरह से हमारा साइनोसाइडल वेव जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से लेकर के 180 और नेगेटिव हाफ साइकिल जो है 180 से 360। तो ये जो है हमारा जो यहाँ पे जो वेक्टर के थ्रू जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है, ये 136 फेज डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे सारी क्वांटिटी जो है रिप्रेजेंट किया गया है। और इस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड जब फ्लक्स जो है इस तरह से जनरेट होगा एयर गैप के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग जो है टार्क भी जनरेट होगा इस तरह से। ठीक है, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो जो उसके थ्रू फॉरवर्ड टार्क डेवलप होता है, जो बैकवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसके थ्रू जो है बैकवर्ड टार्क डेवलप होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है हमारा सेम ही है दोनों का, और एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए जो रिजल्टेंट और नेट टार्क जो डेवलप्ड होता है वो जो है हमारा 0 होता है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। आप क्या करो कि इसी चीज को जो है स्टेप वाइज सारे नोट कर लो फटाफट, ताकि फ्यूचर में जो है डबल रिवॉल्विंग थ्योरी आपके दिमाग में मैच हो। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, क्योंकि सारी चीजें क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चलो फटाफट अपना शॉर्ट नोट बनाओ, फिर इसके बाद में जैसे कंप्लीट हो जाए बताओ मुझे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। हो गया? हेलो रमन, रमन सुनाई दे रहा है?
हाँ सर, हो गया। ठीक है। अब यहीं पे जो है हम डबल रिवॉल्विंग थियरी को जो है वाइंड अप करते हैं। और एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है। अब इससे पहले जो है एक चीज और हम बता देते हैं आपको, कंस्ट्रक्शन। अब इसमें जो है डबल रिवॉल्विंग थ्योरी का मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा चीजें। अब कंस्ट्रक्शन में जो है क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है सारे लोगों को? यस हेलो। सर। देखिए अब यहाँ पे क्या है हमारा जो है, ये आउटर पार्ट जो है स्टेटर है। स्टेटर में जो है ये इस तरह का जो हमने दिखाया हुआ है, इसको हम मेन वाइंडिंग बोलते हैं। और ये जो है स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं। ये रोटर है, रोटर सॉफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो थोड़ा सा डार्क ब्लैक कलर की जो डॉटेड लाइन है, ये जो है हमारा मेन वाइंडिंग है। और जो लाइट कलर की जो है, लाइट ब्लैक कलर की जो वाइंडिंग है, ये जो है हमारा जो, हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है ना? हेलो। यस सर। तो हाँ सर, इसमें सुनाई दे रही है आवाज। इसमें इसमें जो है ये थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर की जो डॉटेड है, ये जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। तो अभी तक मैंने बहुत सारे कंसेप्ट में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बता दिया था। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है सिमिलर टू द थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सेम ही होता है, लेकिन कुछ चीजें जो है कुछ डिफरेंट हैं चीजें। जिसमें कि मैंने बताया था कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। जब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है तो इसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए जो है एक कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं, जिसको हम डबल रिवॉल्विंग थ्योरी बोलते हैं। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी में जो है सबसे पहले मैंने साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनाया, मैग्नीट्यूड देखा है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और जो टाइम पीरियड देखा है जीरो से पाई, पाई से जो है 2 पाई मैंने दिखाया, और मैग्नीट्यूड दिखाया पहले जो है पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम तक इंक्रीज होता है, फिर इसके बाद में जीरो, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से जो है फिर से अगेन जीरो होता है। अब फिर उस क्वांटिटी, साइनोसॉइडल क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए जो है हमने डबल रिवॉल्विंग थ्योरी का कंसेप्ट बताया था। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के कंसेप्ट में जो है मैथमेटिकल फार्मूला बताया, और जो है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है मैंने दिखाया कि किस तरह से जो है क्वांटिटी वेरी कर रही है और कर रही है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट विच इज यूज्ड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब जो है थोड़ा सा हम स्मॉल इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में जो है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है और बाकी चीजें कैसे इसमें जो है इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर as earlier I told. Having squirrel gauge rotor, except that the stator is the wound for a single phase supply. Stator is also provided with a starting winding with used only for starting purpose. This can understood from the systematic single phase induction motor at द लेफ्ट। अब हमको पता चल गया कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो हमको जो है सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए इसमें जो है जो मेन बाइंडिंग है, मेन बाइंडिंग के साथ जो है एक स्टार्टिंग बाइंडिंग भी यूज करते हैं। स्टार्टिंग बाइंडिंग का जो काम होता है वो ड्यूरिंग जब मोटर को हमको स्टार्ट करना होता है तो हम जो है स्टार्टिंग बाइंडिंग को जो है कनेक्ट कर देते हैं मेन बाइंडिंग के साथ। जैसे ही मोटर हमारा नॉर्मल स्पीड पिकअप कर लेता है तो इसके बाद जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग को जो है हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो है, when the stator of single phase motor is fed with single phase supply, it produce alternating flux in stator winding. Alternating current flow through stator winding cause induced current in rotor bar, squirrel gauge rotor according to the Faraday law of electromotive induction. अब फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब आई
explained many time in EMAC 1 and in electrical machine 2. अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में काफी डिटेल में मैंने बताया हुआ था, पहले भी बताया था, जब डीसी मशीन पढ़ाया था तब भी बताया था मैंने, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, फिर बताने की जरूरत है क्या? हेलो सर। सबको याद है ना जो चीज मैंने बताया हुआ है? यस सर। चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं। किसी भी कॉइल के अंदर जो है ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है? ईएमएफ जो है दो तरह से इंड्यूस हो सकता है। अब ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए जो है क्या क्या अरेंजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है? पहला जो है मैग्नेटिक फील्ड का रिक्वायरमेंट होता है, दूसरा कॉइल का रिक्वायरमेंट होता है। अब कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल से लिंक करे और मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, तो उस केस में जो है कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब किसी भी कॉइल के अंदर जो है ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? तो सबसे पहले जो है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ का कंसेप्ट आता है, जिसमें कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर या 3 फेज और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं वो जो है सिंगल एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं वो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है। इसमें जो है क्या करते हैं कि दो कॉइल को एक दूसरे से जो है एक पास में हम रखते हैं। एक कॉइल पे जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने की वजह से जो है कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न होंगे और उसके अंदर जो है करंट आई फ्लो होगी। जब आई करंट फ्लो होगी तो उस केस में क्या होगा कि करंट भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो फाई भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। यही फाई जो है कॉइल से लिंक है। जब कॉइल से लिंक है और फ्लक्स जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है, तो कॉइल के अंदर सेकेंड कॉइल के अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। दैट इज नोन एज स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। अब डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के अंदर हम क्या करेंगे? जैसे सपोज वी हैव टू टेक मैग्नेट and with the help of external devices such as prime mover, we are dynamically changing the pole of the magnet that changes the flux linking to the coil, which induces EMF to the coil. That concept is known as dynamically induced, and this concept is used worldwide and widely for the basic working of any rotating machine such as डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हेलो, यहां तक क्लियर है ना बेटा? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, क्लियर है। साली, साली आवाज सुन पा रही हो आप? सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रही है। ठीक है, तो अब जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। बाकी ऑपरेशन जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर मैंने बताया था कि जैसे ही हम सिंगल फेज मतलब उसमें 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर रहे थे, तो एक जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, जिसका मैग्नीट्यूड जो है 2/3 FM फाइम वहां पे जनरेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है सिंगल फेज हम करेंगे तो फाइम जनरेट होगा और उसके अंदर जो फाइम किस तरह से चेंज होगा, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए किस तरह से अभी मैंने बताया था डबल रिवॉल्विंग थ्योरी में कि अगर किसी भी साइनोसाइडल को जो है अगर हमको एनालिसिस करना है तो उसको जो है 2 वेक्टर में स्प्लिट करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। वेक्टर बी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये डबल रिवॉल्विंग थियरी का कंसेप्ट जो है एयर गैप के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो डबल रिवॉल्विंग थियरी में जो है हमने अभी एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, अब ये फ्लक्स जो है रोटर को कट करेगा, रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जहां पे 2 फ्लक्स आएंगे उनकी इंटरेक्शन की वजह से तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा। सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल स्टार्टिंग वाइंडिंग कर देते हैं।
तो जब स्टार्ट करना होता है तो उसको कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही नॉर्मल स्पीड पकड़ लेता है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसको जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जो है डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डबल रिवॉल्विंग थियरी कंसेप्ट इज रिलेटेड टू, तो हमेशा आंख मूंद करके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। Yes, sir. अब इसके बाद में जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है ऑलवेज आस्क्ड बाय यू व्हेन वाइवा वोस इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं यहाँ पे। द स्टेटर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज वाउंड विथ सिंगल फेज वाइंडिंग। When stator is fed with single phase supply, it produces alternating flux which alternate along one space axis only. Alternating flux acting on a squirrel cage rotor cannot produce rotation, only revolving flux can. That's why, अब इसमें मैंने डबल रिवॉल्विंग थ्योरी में मैंने बताया था, क्या बताया था कि वहां पे जो है साइनोसाइडल सिग्नल अगर हम अप्लाई करते हैं सिंपली, तो उसमें जो है दो फ्लक्स जनरेट होगा। एक फ्लक्स जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के लिए अलग अलग दो टार्क हो गए, एक फॉरवर्ड टार्क होगा, दूसरा बैकवर्ड होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो दोनों जो है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है सर। यस सर। अब इसके बाद में क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ टू मेक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। अब जो है, अब हमको पता चल गया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो हम इसको जो है सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाएंगे? अभी कितना टाइम है कि नहीं, 1 मिनट। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ टू मेक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। As explained above, single phase induction motor is not self-starting. As we know that the single phase induction motor is not a self-starting. To make it self-starting, it can be temporarily converted into two-phase motor while starting. This can be achieved by introducing additional starting winding, also called as auxiliary winding. अब हमको पता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंपली जो है सिंगल फेज हम अप्लाई करते हैं स्टेटर वाइंडिंग को। जब सिंगल फेज अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है हमारा जो है जो साइनोसाइडल क्वांटिटी होगी, तो साइनोसाइडल जो क्वांटिटी होगी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो है जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा एयर गैप में, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो अब जो है हमको अगर स्टार्ट करना है मोटर को, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक तीसरी वाइंडिंग जो है स्टेटर के अंदर हमको यूज करना होगा। क्योंकि जब क्या होगा कि हम ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एज डबल फेज स्टार्टिंग हम करेंगे। ठीक है ना, और जैसे ही हमारा मोटर स्टार्ट कर लेगा, एक बार मोटर पिकअप कर लिया, तो इसके बाद जो स्टार्टिंग एडिशनल या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा मोटर जो है प्रॉपर जो है स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, hence stator of single phase motor has two winding, main winding and starting winding. Starting winding is known as auxiliary winding. These two winding are connected in a parallel across single phase supply, are spaced 90 degree electrical apart.
अब इसमें क्या होगा कि जो हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग या जो स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज करेंगे, उसको हमारा कोशिश ये होगा कि उसके अंदर जो है मेन वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है वो 90 डिग्री जो है इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड हो, स्पेस्ड 90 इलेक्ट्रिकली डिग्री के पार्ट, मतलब 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट हो। अब फेज डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? अब देखिए क्या होगा कि अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट हम यूज करते हैं तो इंडक्टर जो है, इंडक्टर इज, अगर प्योर इंडक्टर हम यूज करते हैं तो उस केस में जो है वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या होगा, कितना लैग करेगा करंट वोल्टेज से? हेलो सुल्तान, आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। तो अगर बेटा हमने प्योर इंडक्टिव कॉइल अगर हमने यूज कर दिया तो उस केस में जो है, जो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिस्प्लेसमेंट होगा? प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा हूं मैं। सर ये 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है 90 डिग्री की? तो जो हमारा स्टार्टिंग करंट मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, उसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे या इस तरह का कॉइल लेंगे जो कि टोटली जो है उसमें करंट 90 डिग्री जो है फेज लैग करे। समझ में आ रहा है? जैसे ही फेज लैग यस करेगा सर। तो हमारा जो है क्या होगा, जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एयर गैप में हो रहा था, कैसे हो रहा था? एक तो जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था, दूसरा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था। एक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। अब यहाँ पे जो है एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, एक का कम होगा, तो उसके वजह से जो है हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग टार्क जो है डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक सारी बातें? यस सर। यस सर। अब इसके बाद हेंस द मोटर बिहेव लाइक टू फेज मोटर। अब इसमें जो है जैसे हम फेज डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, तो जो हमारा नॉर्मल मोटर है वो जो है टू फेज मोटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? जैसे जनरली हमने जो है एक्चुअली क्या था कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप लोगों को बताते हैं। बचपन में एक बार क्या हुआ कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसमें प्रॉब्लम आ गया था, जो हम लोग पंपिंग के लिए यूज करते थे। तो हम उसको लेकर के जो है शहर गए थे बनवाने के लिए। तो वहां पे जो है जो सप्लाई थी 2 फेज ही अवेलेबल थी। अब मोटर जो था हमारा 3 फेज का था, तो उसने क्या किया कि एक फेज के अंदर जो है कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो प्योर कैपेसिटिव अगर सर्किट है या कैपेसिटर है तो उसमें जो है करंट जो है वन मतलब सॉरी 90 डिग्री जो है लीड करती है वोल्टेज से। तो वहां पे जो है जो 2 फेज था उसको जो है 3 फेज में कन्वर्ट करके हमारे मोटर को जो है उसने स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? तो सेम कंसेप्ट आर अप्लाइड हियर फॉर मेकिंग सेल्फ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है? अब इसमें जो है hence अब इसमें फील्ड विच काज रोटर टू रन वंस मोटर टेलर स्पीड इतना 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 स्टार्टिंग वाइंडिंग गेट डिस्कनेक्टेड सेंट्रीफ्यूगल स्विच एंड मोटर रन बाय द मेन वाइंडिंग। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे। इससे पहले एक बार जो है शॉर्ट नोट अपना बना लो जहां तक मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है? सुनाई दे रहा है? मैं फिर से वहीं पे चल रहा हूँ। यहां से जो है शॉर्ट नोट अपना बना लो फटाफट। सुनाई दे रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। शॉर्ट नोट फटाफट बना लो। नेक्स्ट करूं?
हेलो हेलो। यस यस सर। नेक्स्ट करूं, हो गया ये? हाँ सर। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, छोटा छोटा, ताकि जो है जैसे कभी रिवाइज करना हो तो इजीली जो है कर लो। हो गया? एक मिनट सर। हेलो। हो गया सर। इसको भी कर लो, कुछ है इसमें तो। स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ सर। अरे बेटा तुम देखो, क्या होता है ना कि लिखने का अपना अलग महत्व है। यस सर। तो उससे अच्छा हम पीपीटी नहीं दे देंगे? जी सर जी। क्या होता है, इसको बस देखते रहो, लेकिन अगर पेन से अगर उसको लिख लेते तो उसका अलग कंसंट्रेशन होता है हमारा। आपको पीपीटी में दे दूंगा, आप पढ़ते रहना। लेकिन अगर एक बार लिख लेते हो तो वो चीज फिर से मतलब रिकनाइज हो जाता है। जी सर। बाकी तो मैं तो खुद ही पीपीटी दे दूंगा, सारी चीजें कर दूंगा, क्या दिक्कत है? लेकिन अब तुम देख रहे हो तो देखते देखते जो एक ही चीज को बार बार देखते देखते जो है चीजें मतलब वो बाईपास होना शुरू होता है, माइंड में दूसरी चीजें चलनी चल, तो ये जो है फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो है थोड़ा कंसंट्रेशन जो है बनाते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। कंटिन्यूअस जो है 50 मिनट बोलना इतना आसान थोड़े है। यस सर। ठीक है, तो फटाफट जो है उसको बस वही इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट लगे उसको जो है नोट कर लिया करो, ताकि एक शॉर्ट नोट आपके पास जो है रहे, ताकि इनकी फ्यूचर जो है अगर तैयारी करते हो, चाहे कुछ भी मतलब एग्जाम सेशनल की तैयारी करते हो, तो एक बार रिकॉल कर लो ताकि जो सारी चीजें रिकॉल हो जाए। जी सर। ठीक है। मैं थोड़ा सा अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों का।
ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टार्टिंग मेथड के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो। ओके यस सर। सर। ठीक है, स्टार्टिंग मेथड अभी जो है अभी बेसिक कंसेप्ट, तो इसमें जो कि ऑलरेडी जो बेसिक कंसेप्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैंने बताया ही था। जो एडिशनल कंसेप्ट था वो डबल रिवॉल्विंग थियरी का कंसेप्ट था, जो कि मैंने बता दिया आपको। उससे पहले जो है मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में मैंने दिखा दिया, साइनोसाइडल फॉर्म के साइनोसाइडल क्वांटिटी के फॉर्म में मैंने दिखा दिया, मैथमेटिकल फार्मूला मैंने दिखा दिया, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया, फिर किस तरह से जो है चेंजेस हो रहा है वो सारी चीजें मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, तो जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल था वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पे काम करता है। दूसरा जो है डबल रिवॉल्विंग का कंसेप्ट होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए जो है हम स्टार्टिंग वाइंडिंग एक्सिलरी वाइंडिंग जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टेटर वाइंडिंग मेन वाइंडिंग के साथ साथ जो है, और इसको हम तभी यूज करते हैं जब स्टार्ट करना होता है। नॉर्मल स्पीड के लिए जो है इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस वाइंडिंग के थ्रू जो है लॉसेस जो है काफी इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमको जो है इस तरह का सिस्टम डेवलप करना है जिनके जो मोर इफिशियंट हो, जिनकी एफिशिएंसी हाई हो। लो इफिशिएंसी वाले जो है सिस्टम को हम नहीं यूज करते हैं। तो these are the basic concept about single phase induction motor, and in a next lecture we will discuss about the starting method of single phase induction motor. ठीक है, थैंक यू वेरी मच।